जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, यह जो वीडियो है लड़ाकू प्रश्न जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का विज्ञान का पार्ट 1 है और इसके लगातार वीडियो मिलेंगे आपको। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, प्रश्न क्या है? हृदय की मांसपेशियां, हृदय की जो मांसपेशियां हैं, कुल मिलाजुला के मांसपेशियां ना समझाए तो हृदय का मांसल भाग लयबद्ध रूप से संकुचित संकुचित मतलब सिकुड़ना सिकुड़ना संकुचित और शिथिल होती हैं, अर्थात सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद अनुशीतलन या शीतलन को मिलाकर हृदय स्पंदन कहा जाता है या एक हृदय स्पंदन बनता है, जिसे अंग्रेजी में हार्ट बीट कहते हैं। तो हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त, इसका आंसर होने वाला है स्टेथोस्कोप। जो आपने डॉक्टर के गले में देखा होगा वह स्टेथोस्कोप ही होता है। ऐसा आपने देख रखा होगा और डॉक्टरों के गले में वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप ही होता है। डॉक्टरों के गले में जो होता है वो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं वो लोग, ऐसे कुछ होता है, आपने देखा होगा। ओके, वो स्टेथोस्कोप होता है। इससे क्या किया जाता है? हार्ट बीट मापा जाता है। ओके, ठीक है। अब एक बात समझते हैं। अब और भी ऑप्शन है, तो आप जानते ही हैं कि हम लोग हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन तक को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? यह रक्तचाप को मापता है, ब्लड प्रेशर को। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। हाँ, एक याद रखिएगा, पोटोमीटर। ये पोटोमीटर क्या है? किसी भी पौधे में हो रहे वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्प उत्सर्जित करता है और जल को सोखता है, तो ये दोनों कार्य किस तेजी से कर रहा है कोई भी पौधा, ये जांचने का काम कौन करता है? पोटोमीटर। और रहा बात ऑक्सीमीटर या ऑक्सीमीटर, तो मनुष्य या जीवों के शरीर में जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को मेजर करने का काम कौन करता है? मापने का काम कौन करता है? ऑक्सीमीटर। और रही बात इस प्रश्न का कि भैया हृदय स्पंदन को किस यंत्र से मापा जाता है, तो किस यंत्र से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को सुनते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? जैसा कि आप जानते होंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। अपन इस बात पर, मुझे पता है कि आपको इतना पता होगा, अब अपन आगे बात करेंगे थोड़ा सा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक और भी क्या क्या चीजें हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिए। लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, पी से पावर, और पी बराबर होता है 1/f। एफ यहां पर है फोकस दूरी। एफ का मतलब यहां पर क्या है? फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ किसी भी लेंस का। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब एक बात आपको यह समझना है जी, कि जब भी लेंस का क्षमता ज्ञात किया जाता है, ये एफ जो है, ये जो एफ है उसको मीटर में रखा जाता है। उसको कैसे, उसका एसआई यूनिट क्या रखा जाता है? मीटर। उसको क्या रखते हैं भाई? मीटर में रखते हैं। ये जो है वह मीटर में होता है। क्या होता है? मीटर में। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक अब आगे चल के क्या बनेगा, तो आप गौर करिएगा, तो ये 1 है और ये बटा में मीटर, ये टोटल जाके आगे बनेगा प्रति मीटर। और इसी प्रति मीटर को क्या नाम दिया गया है? डायऑप्टर। इसी प्रति मीटर को क्या नाम दिया गया है? डायऑप्टर। तो अब एक बात ख्याल रखिएगा, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वह डायऑप्टर तो है, लेकिन डायऑप्टर के अलावा यदि कभी एग्जाम में प्रति मीटर दे दे तो घबराइएगा नहीं, इसी प्रति मीटर को ही क्या कहा गया है? डायऑप्टर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो उत्तल लेंस होता है यानी कॉनकेव लेंस होता है, उत्तल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, इसकी फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होती है।
जब फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसका क्षमता भी क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ये बातें ख्याल रखिएगा। ओके, ये बातें समझ गए। जो अवतल लेंस होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है, इसका फोकस दूरी जो है निगेटिव होता है और इसका पावर भी जो है वो भी निगेटिव होता है, क्योंकि P बराबर 1/f, P पावर जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, फोकस पर। तो इसलिए फोकस दूरी और क्षमता दोनों निगेटिव होगा। तो उत्तल लेंस यानी कॉनकेव यानी कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस की अपन बात करें तो उसकी फोकस दूरी भी धनात्मक और साथ साथ यदि बात किया जाए तो फोकस दूरी भी धनात्मक होगा उत्तल लेंस का, और पावर भी जो है, पावर वह भी क्या होगा, धनात्मक होगा, क्षमता। यानी उत्तल लेंस की बात करें, ये उत्तल लेंस जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स, मैं बार बार कॉनकेव बोल जा रहा हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है यह किरणों को सिकोड़ता है। किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। फैल कर आ रही किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस। ओके, क्योंकि अभिसारी का मतलब है सिकोड़ना। ओके, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब उत्तल लेंस को दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष को के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और अवतल लेंस का उपयोग कब किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। आइए अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, आवर्धन की इकाई क्या है? तो भाई आवर्धन जो है, आवर्धन की इकाई जो होती है वह क्या, किसकी बात करें, आवर्धन की इकाई। तो आवर्धन की इकाई बात करें अपन तो m जो है इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, इसका कोई भी SI मात्रक नहीं होता है, इसका आवर्धन का। क्योंकि अब इस बात पर समझिए, आवर्धन कहते किसको हैं, तो आवर्धन जो है कहते किसको, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो किसी भी वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इमेज का हाइट। देखिए आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। आवर्धन को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं, आवर्धन जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। और ये मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मेरे भाई, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट। इमेज का हाइट, ये रहा इमेज का हाइट और ये रहा ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो ही जो है, अनुपात जो है वह आवर्धन कहलाता है। जब किसी भी दर्पण या लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उसके हाइट को ही, हाइट, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर वाला इमेज का हाइट है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे है वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब ये बात तो हो गया। अब देखिए एक बात समझेंगे, जब ये ऊंचाई है तो इसका भी कुछ न कुछ मात्रक होगा, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी डाटा दिया होगा उस जगह पर वैसा होगा। और ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये भी सेंटीमीटर या मीटर में हो दिया होगा, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। तो ना ही आवर्धन का कोई एसआई मात्रक होगा और ना ही इसके अलावा अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, मैग्निफिकेशन का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। आइए देखा जाए और चीजों को सुना जाए, समझा जाए। अगला प्रश्न क्या है, 1 वाट को किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? 1 वाट को खाली स्थान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इस पर बात करेंगे भाई, हम लोग चीजों को समझेंगे, थोड़ा गौर से समझिएगा। 1 वाट को व्यक्त किया जा सकता है, वाट क्या है भाई? तो वाट जो है, यदि अपन वाट की बात करें तो वाट जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। किसका ऐसा ही मात्रक है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। वाट किसका ऐसा ही मात्रक है? शक्ति का। ओके, इसके अलावा
और भी शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है? शक्ति का मात्रक और होता है अश्व शक्ति, एचपी। एचपी, एक एचपी बराबर क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। ये बात याद रखिएगा। ओके, हम लोग यहां तक चीजें समझेंगे। ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और चीजें क्या होता है? शक्ति कैसे मात्रक, पावर के लिए फॉर्मूला और क्या बनेगा भाई? पावर के बारे में यदि अपन बात करें तो मेरे भाई, किसी भी यंत्र अथवा वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में खपत ऊर्जा या उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को ही, राइट ना, उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी P बराबर Q/T हो जाता है। या यदि आप इसे विद्युत धारा वाले चैप्टर से न पढ़ें तो आप इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P बराबर कार्य बटा में समय। तो अब देखिए, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा ही मात्रक यदि आप देखिएगा तो कार्य का ऐसा ही मात्रक हो जाता है जूल, और ये बटा में समय है, तो ये हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। तो यानी कि 1 वाट बराबर, यदि गौर किया जाए 1 वाट बराबर, तो 1 जूल बटा में 1 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, ये भी सही है लेकिन ये, तो अब ये बात किस चीज के रूप में कर रहा है? तो ये बात कर रहा है वोल्ट है, कूलाम है, ये विद्युत धारा वाले चैप्टर में गया है। तो विद्युत धारा वाले चैप्टर में आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, अब एक बात समझते हैं भाई, देखो विद्युत धारा में जब होता है तो विद्युत धारा में आप गौर करिएगा, ये जो कार्य किया जा रहा है P बराबर W/T है। W को ही विद्युत धारा में किए गए कार्य को Q से डिनोट किया जाता है, एनर्जी को Q/T। और यहां पर चीजें ख्याल रखिएगा, Q बराबर सूत्र क्या होता है? तो Q बराबर होता है I² RT। क्या होता है फॉर्मूला? I², यहां पे यदि बात करें हम लोग तो होता है I² RT। ये R रहेगा, मैं जल्दी में पता नहीं क्या लिख रहा हूं। I² RT, T से T हो जाएगा फाइनल, बचेगा क्या? P बराबर एक फॉर्मूला मिला I² R। P बराबर फॉर्मूला क्या मिला अपने को? P बराबर I² R मिला, एक फॉर्मूला। लेकिन अब गौर करिए, एम्पियर से रिलेटेड ऑप्शन पे है, लेकिन वो हाँ, यहाँ पे R क्या है? R जो है प्रतिरोध को इंडिकेट करता है। प्रतिरोध कैसे मात्रक? तो इस रूप में तो है नहीं प्रतिरोध के रूप में। तो अब अगला ऑप्शन देखते हैं। एक बात और भी ख्याल रखिएगा, प्रतिरोध को हटाना होगा अपने आप से। तो गौर करिए, आप एक छोटी सी बात जानते होंगे, पता है क्या? आप एक चीज ये जानते हैं कि छोटी सी बात यदि चर्चा करें अपन, तो प्रतिरोध है नहीं, तो प्रतिरोध को जब हटाएंगे हम लोग, प्रतिरोध को हटाएंगे तो आप गौर करिए, प्रतिरोध को हटाने के लिए एक ओम का नियम से सूत्र आप जानते होंगे, V बराबर IR होता है। तो R निकालिएगा तो R बराबर क्या होगा? V बटा I। और यहां से फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? I² अपनी जगह पर, और यहां पर होगा फॉर्मूला V बटा में I। तो आप गौर करिए, एक I से एक I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? बचेगा V इंटू I, यानी कि 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, यानी 1 वाट किसको बताएगा? 1 वोल्ट 1 एम्पियर। और इस क्वेश्चन को बताने का जो आइडिया मैंने कोशिश ये किया कि एक चीजों से कई चीजें आप डील कर पाए, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें बताया। ऐसे बताना होता तो डायरेक्ट मैं बता देता। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर। ये फिजिक्स के लिए ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ ये भी याद रखिएगा। P बराबर क्या होता है? Q/T होता है। Q को ऊर्जा के रूप में लिखेंगे तो I² RT होगा। ये बातें माइंड में सेट रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? गौर करिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता की बात यदि करें तो इसे रो से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? रो से। और ये रो से जब डिनोट किया जाता है तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है R इंटू A बाई एल। R इंटू A बाई एल।
और आप जानते हैं कि यदि बात किया जाए तो प्रतिरोध यानी आर का एसआई यूनिट होगा ओम। क्या होगा? ओम। और इनटू यहाँ पे है, ये है एरिया, एरिया का एसआई मात्रक होगा क्या? मीटर स्क्वायर। और ये है एल, एल बताता है लेंथ को। तो 1 मीटर से 1 मीटर फाइनल हुआ, यानी क्या? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होगा ओम मीटर। ये बातें ख्याल रखिएगा। हाँ, अब अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, इसे डील करते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जूल प्रति ऐसे कुछ दिया रखा है। तो हम लोग और क्या क्या जानते हैं? तो हम लोग प्रतिरोध के लिए एक सिंपल सा चीज जानते हैं कि ओम के नियम से एक फॉर्मूला मिला है, हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर। तो भैया यहाँ पे प्रतिरोध निकालेंगे तो यानी आर निकालेंगे तो आएगा क्या? आर बराबर V बटा में आई। आर बराबर क्या होगा? V बटा में आई। तो V का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और ये क्या है? एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट बटा में एम्पियर। कहाँ पे दिया है? आई का मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसे ही मात्रक एम्पियर, जैसा कि आप जानते होंगे। तो वोल्ट प्रति एम्पियर कौन सा दिया है? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। एक दो बातें और समझ जाइएगा। हाँ जी, यदि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द चर्चा किया था आपको, ये यहाँ पे प्रतिरोधकता से संबंधित आपको शुरुआत में मैंने चर्चा किया था। तो ये कैसे आता है इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं भाई हम लोग। आइए थोड़ी सी बातें हम लोग समझेंगे इसको। ओके, देखिए क्या है प्रतिरोध जो है, किसी भी चालक के अंदर का जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। और यही प्रतिरोध जो होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मैं ये कहूं कि यदि कोई तार है, कोई तार है, तो तार जब है यानी चालक जो है, तो यदि लंबाई बढ़ेगा, यदि लंबाई जो है बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और यही बात कौन कहता है कि आर समानुपाती एल। इसका मतलब है कि चालक का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध किसी भी चालक का आंतरिक गुण है जो उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। ओके, और यही प्रतिरोध जो है, ये जो आपको दिख रहा है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कुल मिला जुला के बात करिए, ये जो तार है, तार का जो ये क्षेत्र है, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अब ये दोनों समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ये दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो एक नियतांक मिलता है और वो यहाँ पर आता है R इज इक्वल टू, आप जानते होंगे समानुपाती टूटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और यहाँ पे एक चिन्ह आएगा और इस नियतांक को नाम दिया जाएगा रो। और रो बराबर जाके आगे होता है L बाई ए, L बाई ए। अब एक बात समझिएगा साहब, और तो यहां से R बराबर क्या फॉर्मूला मिलेगा? R बराबर मिलेगा रो इंटू यल बाई ए। इसी R को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। इसी के बारे में शुरुआत में चर्चा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला? R बराबर रो, ये R प्रतिरोध है, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, और ये चालक की लंबाई है और ये चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यदि यहाँ से आप रो बराबर याद करिएगा, यही ऊपर मैं समझा रहा था, क्या होता है रो बराबर R इंटू ए बाई एल होगा। और ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ओके, आइए एक और भी प्रश्न देखते हैं, चीजों को समझते हैं, देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर है? क्या क्या बोला भाई? वोल्ट प्रति एम्पियर। ये रहा वोल्ट और ये रहा प्रति एम्पियर, यानी बटा में। यार ये कुछ देखा सा लग रहा है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर ही तो होता है ओम, आई मीन प्रतिरोध। मतलब ये वोल्ट हो गया, वो भी बोले तो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आई बोले तो विद्युत धारा, आई बोले तो विद्युत धारा। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे, थोड़ा देर पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि एक फॉर्मूला था होता है ओम के नियम से V बराबर आई आर, और ये ओम के नियम से आप पढ़े होंगे। यहाँ से R निकालिएगा तो क्या होगा?
V बटा में I, R बराबर V बटा में I। V बताता वोल्ट को, I बताता ये I है, I बताता एम्पियर को। वोल्ट बटा में एम्पियर ये बतलाता है प्रतिरोध को, और प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, सॉरी, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। तो वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर दिया होना चाहिए था ऑप्शन ओम, लेकिन दिया नहीं है। तो ओम किसका SI मात्रक है? प्रतिरोध का, इसलिए इसको मजबूरन टिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ओम दिया नहीं है, इसी को ओम कहते हैं। और ओम किसका SI मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का। मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके।